नमस्कार मित्रों। एक खबर आ रही है लेबनान से। आतंकियों के गढ़ में आतंक मचा हुआ है। क्या इजराइल मिटा देगा मिडिल ईस्ट को? एक बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि लेबनान और सीरिया में उसने पेजर अटैक किया था, उनके वाकी टाकी को भी ब्लास्ट किया था, रेडियो सेट और बहुत सारी चीजें उसने टारगेट पर लिया था। और एक प्रकार से उसने साइबर वार, जिसे हाइब्रिड वार भी कहते हैं, वो उसने शुरू किया था और पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब अभी खबर यह आ रही है कि जो इजराइल की आर्म फोर्सेस है, उसकी एयरफोर्स है, उसने लेबनान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये बात लोगों को शेयर किया था कि हमारे पास बहुत स्ट्रेटजिक प्लान तैयार हैं और आने वाले दिनों में हम उनको एक्टिवेट करेंगे। अभी जो हमने प्लान एक्टिवेट करेंगे वो तो बहुत कम किया है हमने, अभी ये और ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती हैं। और उसके साथ ही लेबनान का भी पलटवार हुआ है। हिजबुल्लाह जो उसका आतंकवादी संगठन है लेबनान का, और वही एक प्रकार से सरकार का वहां कोई मतलब नहीं है, वही सरकार को भी हैंडल कर रहा है। उसने पलटवार करते हुए इजराइल पर हमला बोला है और इजराइल के जो नाजरात और हाइफा उसके जो सिटीज हैं, उस पर उन्हें बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए हैं और 140 से ज्यादा रॉकेट गिराए गए हैं, हमले किए गए हैं। इस हमले में ऐसा माना जा रहा है कि FADI-1 FDI-2 रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया है, और ताकि ये बहुत ही सशक्त रॉकेट हैं, इजराइल पर डीप पेनिट्रेशन क्रिएट करने के लिए ये काम उसने किया हुआ है। निश्चित रूप से ये हथियार ईरान जैसे देश से ही उसने लिया होगा। हिजबुल ने इजराइल के जो सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है हाइफा, उस सिटी को टारगेट किया है। और हाइफा में इजराइल का एक बड़ा मिलिट्री बेस भी है और सबसे बड़ा उनका एयरबेस भी हाइफा में ही है। इजराइल का जो रमात डेविड एयरबेस है वो भी उसी सिटी में स्थापित है और उस एरिया को, बड़ा स्ट्रेटजिक एरिया है वो, उसको उसने टारगेट करने की कोशिश किया है हिजबुल्लाह ने। इसके इतिहास में बहुत जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां का जो नाजरत शहर है उसको ईसा मसीह का भी एक गृह नगर माना जाता है कि कभी वहां से उनका शुरुआत हुई थी। और हिजबुल्लाह ने उस नगर को जबरदस्त तरीके से टारगेट करते हुए हमला किया है और वहां चारों तरफ आग की लपटें देखी जा रही हैं। इजराइल की घाटी जो है और जो लोअर गैलरी वगैरह है, उस इलाके में भी बड़ा क्षतिग्रस्त हुआ, नुकसान हुआ है इजराइल का। वहां पर भी रॉकेट हमले उसने किए हैं। अब इसके अलावा इजराइल ने क्या स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिया है, ये भी जानने की जरूरत है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में सबसे बड़ी सफलता तब मिली है जब हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। इब्राहिम अकील नसरुल्लाह के बाद उसकी सेकंड पोजीशन है हिजबुल्लाह में, और उसके ऊपर 58 करोड़ का इनाम भी घोषित किया गया था। इब्राहिम अकील को मारना ये इजराइल के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक और काम किया है कि वेस्ट बैंक में रामल्ला में मौजूद जो अल जजीरा का ऑफिस है, उस पर भी उन्होंने रेड मारी है और उसको बंद करा दिया है। هذه الصور ووليد العمري ايضا وليد ما الذي يجري؟ وثيقة. مساء الخير. في امر من المحكمة لاغلاق الجزيرة لمدة 45 يوم. بطلب منكم تاخذوا كل الكاميرات وتطلعوا من المكتب في هاي اللحظة. نغادر يعني جميعا. هذا الامر आप जानते हैं कि वहां भी फिलिस्तीन में भी अल जजीरा का ऑफिस था, कुछ देशों में भी है, और वहां जब रेड डाली आर्म फोर्सेस ने इजराइल के,
तो कुछ आपत्तिजनक चीजें उनको मिला और उन्होंने 45 दिन के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। और यह भी कहा कि जो उनके ब्यूरो चीफ हैं वालिद अल डोमरी साहब, उनसे कहा भी अपना कैमरा छोड़ जाइए, ऑफिस छोड़ जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, अगले आदेश तक आप इसको खाली कर दीजिए। अल जजीरा के बारे में जानने की जरूरत है। देखिए ये कतर में, ये कतर से फंडेड एक न्यूज चैनल है और सिर्फ न्यूज चैनल इसको मान लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। यह आतंकवाद का प्रबल समर्थक न्यूज चैनल है। एक प्रकार से ये उनका एक मुखपत्र कह सकते हैं, जो रेडिकलाइजेशन में भी बहुत काम करता है और दुनिया भर में फैले हुए जो मुस्लिम आतंकवादी संगठन है उनका एक प्रकार से हेडक्वार्टर भी माना जाता है। सबसे इनके तार जुड़े हुए हैं और इनका जो एक एंटी टेरर एक्टिविटीज है पिछले कई सालों से चली आ रही है, उसके कारण कई मुस्लिम देशों ने भी अल जजीरा को प्रतिबंधित कर रखा है, उन पर बैन लगा रखा है। खास तौर से 2017 में कई मुस्लिम देशों ने एक साथ बैन लगाया है, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, या बहरीन हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, इन सारे देशों ने अल जजीरा को पूरी तरह से बैन कर रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रेडिकलाइजेशन करता है और हमारे लोगों को भड़का के भी आतंकवादी बनाने का काम करेगा और पूरे देश को ये खराब कर देगा, हमारी नस्लें खराब कर देगा। ये मुस्लिम राष्ट्र को भी पता है कि अल जजीरा क्या है, क्या करता है, और कतर सरकार पूरी तरह से उसको फंड करती है, उसको चलाती है एक तरीके से। अभी यूनाइटेड नेशन में 18 सितंबर को इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मामले में एक इलीगल ऑक्यूपेशन का प्रस्ताव आया था। इवन जनरल असेंबली में इसकी बड़ी चर्चा हुई और इसमें भारत, नेपाल, इटली जैसे देश जो आप जानते हैं एब्सेंट रहते, इस सब मामलों में अक्सर हो जाते हैं वोटिंग में। ऑस्ट्रेलिया है या यूके है, कनाडा है, जर्मनी है, इन सब लोगों ने भी एक प्रकार से इन बिंदुओं पर, इन विषयों पर इजराइल से दूरी बना ली है। केवल यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है जो उसके साथ खड़ा हुआ है और शायद इसीलिए उसके ऊपर कोई कड़े प्रतिबंध या कड़े निर्णय नहीं यूनाइटेड नेशन ले पा रहा है। उसे पता है कि वहां वो वीटो पावर लगा देगा और इजराइल को वो सेव कर लेगा। अब हमें यह देखना है कि जो बदलता राजनीतिक सामरिक परिवेश है उसमें भारत कहां खड़ा है, या भारत को क्या करना चाहिए, या भारत कर क्या रहा है। भारत सरकार देखा जाए तो सीधे सीधे इजराइल के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई देती है। यद्यपि यहां तक कि उसने हथियार देने से भी इनकार किया है। बंदर से क्या चीजें चल रही, बहुत चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि इन परिस्थितियों में हथियार भी नहीं देंगे। इजराइल को जानते हैं कि वो चाहे 1971 का वार रहा हो या सबसे लेटेस्ट जो 1999 में कारगिल वार रहा हो, इजराइल ने जब जरूरत पड़ी भारत को, जब भारत पर कोई संकट आया, इजराइल ने हथियार देने में कोई संकोच नहीं किया, कोई डर महसूस नहीं किया। चाहे लेजर गाइडेड बम का मामला हो, ड्रोन का मामला हो, स्पाइस 2000 मिसाइल्स का मामला हो, और बहुत सारी चीजें उसने दिया। इवन बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें भी उसकी मिसाइल का उपयोग किया गया था और बहुत सारी मदद इजराइल समय समय पर भारत को देता रहा है। लेकिन भारत की ओर से खुले तौर पर ऐसा कोई कदम इजराइल के साथ उठाने से लगातार परहेज होता रहा है। पिछले वर्षों में जब भारत ने इजराइल की मान्यता देने से कतरा रहा था, तब भी इजराइल ने भारत की मदद दी। इजराइल को मान्यता देने वाले देशों में भारत शामिल नहीं, लेकिन इजराइल लगातार भारत को मदद करता रहा है जब भी जरूरत पड़ी। पुरानी सरकारों का यह भी मानना था कि इजराइल को अगर हम मान्यता देते हैं या मदद देते हैं तो मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज तो हमारे देश में जो उनका एक मुस्लिम वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, सरकार चली जाएगी। ये उनके मन का भाव था। उन्होंने कभी खुल करके इजराइल का ना तो समर्थन किया ना ही सहयोग किया। वर्तमान सरकार को अगर देखें तो इस मामले में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर दिखता है, लेकिन मैं समझता हूं कोई खास बड़ी भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। केवल
डिप्लोमेटिक पैंतरेबाजी ज्यादा हो रही है, जबकि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, वर्तमान सरकार का तो हितैषी है ही है, वो इजराइल के साथ भी सीधे सीधे खड़ा है, उनको समर्थन दे रहा है। और पूरी तरह से अगर इसके विश्लेषण पर हम जाएं तो हम देखते हैं कि इजराइल का अनेक मुस्लिम देशों से तनाव है, युद्ध है, और ये तनाव और युद्ध अकारण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहूदी घृणा और नफरत के कारण पैदा हुई है। और ऐसी परिस्थितियां जाने वाली भी नहीं है, और ऐसी परिस्थितियां नहीं जाने वाली हैं तो यह युद्ध, ये तनाव भी रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। सारे मुस्लिम देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल से नफरत करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, और ये दशकों नहीं सदियों से होता चला रहा है, एक प्रकार का संघर्ष है। और जब ईवन में इजराइल को मान्यता मिली, तब से सीधे सीधे इजराइल मुस्लिम देशों के निशाने पर रहा है। 1967 में जो 6 डे वार हुआ था, चाहे वो बात हो, 6 देशों के साथ उसके संघर्ष ऐतिहासिक हुआ था जिसमें उसने सारे देशों को हराया था, और यम किप्पर वार का बात हो जिसमें इजिप्ट, सीरिया इन देशों के खिलाफ उसने लड़ा था, वो हमेशा अकेला ही पूरे मिडिल ईस्ट को चुनौती देता चला रहा है। सच तो यह है कि यह अब्राहम और इब्राहिम के बीच का संघर्ष है, जो इजराइल और हमास की फिलिस्तीनी की गलियों से निकलकर चारों ओर फैल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने जिस प्रकार से हमला इजराइल के अंदर किया था, जिस प्रकार से उसने एक बीभत्स कांड एक प्रकार से किया था, उसका इस युद्ध का उससे अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। और वेस्ट बैंक, गोलन पहाड़ी, जेरूसलम, टेम्पल माउंट, अल अक्सा मस्जिद की दीवारों और जो डोमा फराक के मोर्चेबंदी है, उससे ये बहुत आगे निकल चुका है। अब ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चमेट पे लेने के लिए आतुर है। वार डायमेंशन दिन प्रतिदिन बदल रहा है, इजराइल नए नए प्रयोग कर रहा है, हाइब्रिड वार के नए नए चीजें देखने को दुनिया को मिल रही। आने वाले दिनों में इजराइल के, चाहे हाइफा का मामला हो, सिटीज का मामला हो, उसके जो तेल अवीव का मामला हो, मैं समझता हूँ वो सब दुश्मन के भी टारगेट पर होंगे, और वहां के जो कॉन्सुलेट हैं वो भी खाली कराए जा सकते हैं, या कुछ मामलों में उन्होंने ऐसा सुनने में आ रहा है कि अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाए हैं, और इजराइल के टारगेट पर ये सारे शैतानी देश भी होंगे। फिलहाल ये आतंक के चक्रव्यूह को भेजने के लिए इजराइल अकेले मैदान में खड़ा है। उसके साथ अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अब भारत से उसको बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन क्या भारत उसकी अपेक्षाओं पर कोई विचार करेगा? मैं समझता हूं कि इसका प्रश्न आने वाले समय में शायद दे पाएंगे इसका उत्तर। सरकार को तो नहीं लगता, लेकिन भारत के राष्ट्रवादी समाज का समर्थन उसे जरूर मिलता रहेगा। आने वाले दिनों में वो इजराइल के जिस प्रकार से भी मदद कर सकते हो करने का प्रयास करेंगे, और इजराइल सत्य और धर्म के रास्ते पर खड़ा है, और सत्य और धर्म की जीत ही अंत में होती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह उसी ओर जाता हुआ संघर्ष दिख रहा है, और सबसे बड़ा कि यह कि वह आतंकवाद के मूल में चोट करने का जो प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूं दुनिया के सभी देशों को कम से कम सैद्धांतिक समर्थन ऐसे देशों को जरूर देना चाहिए जो ऐसे लोगों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो केवल इजराइल के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे बने हुए हैं। इसी के साथ आज इतना ही। कल फिर किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।